हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, आई एम ऑल्सो फाइन। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल सिविक्स फिजिक्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 लेक्चर नंबर 4 वेक्टर्स। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स एंड कुछ एमसीक्यूज। ठीक है, तो कई बच्चे ने एमसीक्यूज की शीट सॉल्व की और उसकी क्वेरीज भी आई है। तो पहले हम लोग क्वेरी सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये क्वेरी था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ओके, तो उसमें एक स्टेटमेंट ऐसा है कि जब भी कोई वेक्टर होता है ना, देखो यहाँ पे व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेट, सपोज यहाँ पे कोई एक कोऑर्डिनेट है 2,3। ठीक है, तो ये 2,3 को अगर मैंने रोटेट कर दिया, इसको मैं क्या करता हूँ, रोटेट करता हूँ। देखो यहाँ पे पहले ये पॉइंट यहाँ पे था, तो इसको मैं रोटेट करके यहाँ पे लाया। आप इसको रोटेट करके यहाँ पे कहीं पे भी ला सकते हो। ठीक है, तो इसका वेक्टर जरूर से चेंज होगा। मैंने बोला था आप इसको 2,3 है तो 2i कैप प्लस 3j कैप लिख सकते हो। यहाँ पे आया तो -2,3 हो गया, -2i कैप प्लस 3j कैप। बट इसका मैग्नीट्यूड आप निकालने जाओगे तो मैग्नीट्यूड तो देखो यहाँ पे 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, √13। तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड वही निकलेगा, चेक करो। √of -2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, √13। देखो वेक्टर चेंज होता है बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। इज इट क्लियर? समझ में आया? ओके, तो ये था हमारा पहला क्वेरी। आपका जो था वो नोट कर लीजिए पहले, विच ऑप्शन इज करेक्ट वो चेक कर लेना आप। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो यहाँ पे वो भी अच्छा क्वेश्चन है। द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर्स i कैप 3j कैप 2k कैप और 3i कैप 6j कैप -2k कैप। मीन्स एक वेक्टर है, सोचो कोई भी वेक्टर मैंने ले लिया c। ठीक है, ये जो c वेक्टर है इसको मुझे ऐड करना है, किस में? तो ये दोनों वेक्टर में मुझे ऐड करना है। तो ये दोनों वेक्टर में, दिस वन इज वेक्टर a, दिस वन इज वेक्टर b, और तीसरा जो वेक्टर मिल रहा है वो वेक्टर को मुझे ये दोनों वेक्टर में ऐड करना है। क्वेश्चन पे फोकस करो। द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर दिस टू। ओके, तो ये दोनों में मैं ऐड करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, वेक्टर c प्लस ये दोनों का एडिशन। ये दोनों का एडिशन क्या आया, ये आया, देखो 4i कैप प्लस 9 नहीं 3 आएगा यहाँ पे, प्लस 3j कैप -5k कैप। ये इसको ऐड करना है। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? द वेक्टर मस्ट बी एडेड, जो तीसरा वेक्टर है इसको ये दोनों के एडिशन में ऐड करना है। ओके, एंड द रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट मिला ये कितना मिलता है, इज इक्वल टू द रिजल्टेंट वेक्टर इन द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। मींस वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप होता है। ठीक है, तो ये वेक्टर सी कौन सा होगा वो हमें फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, वेक्टर सी इज इक्वल टू व्हाट, जे कैप -4i कैप प्लस 3j कैप -5k कैप। सॉल्यूशन कर दो इसका, जो आया वो आपका आंसर, ये वाला आपका आंसर आएगा। मैंने यहां पे लिखा है। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्वेश्चन को समझो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नोट इट डाउन। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसा बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इसमें से कौन सा है वो इंडिपेंडेंट है जिससे हमें कोऑर्डिनेट के फॉर्म में चूज अभी तक नहीं किया है। तो देखो यहाँ पे ये वेक्टर ए हमारा आंसर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सभी एक्स कोऑर्डिनेट को लेट कर लिए है। यहाँ पे भी मैंने ये पसंद कर लिया है कि पी एक्स है, ये आई है, क्यू वाई है वो ये जे वाई एक्स की डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट है, ये जेड एक्स की डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट है। इसमें से अभी हमने सिलेक्शन नहीं किया है, क्योंकि वेक्टर पी इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। वेक्टर क्यू इज इक्वल टू भी ऐसा हो सकता है, क्यू एक्स आई कैप, क्यू वाई जे कैप, क्यू जेड के कैप। और वेक्टर आर इज इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ द कोऑर्डिनेट। देखो ये इंडिपेंडेंट है, इसमें से मैं कुछ भी चॉइस कर सकता हूं। अगर मुझे पी एक्स आई कैप क्यू वाई जे कैप आर जे के कैप चाहिए तो भी मैं पसंद कर सकता हूं। देखो ये इसमें आ गया, ये रहा। ठीक है, अगर मुझे सभी एक्स 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 चाहिए तो भी मैं पसंद कर सकता हूं। अगर मुझे सभी वाई 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 चाहिए तो भी मैं पसंद कर सकता हूं। अगर मैं जेड डायरेक्शन चाहिए तो भी वो भी मैं पसंद कर सकता हूं। ठीक है, तो ये है वो इंडिपेंडेंट है।
इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ वो, ठीक है। ये सभी देखो पर्टिकुलर सिलेक्ट हो गए, अभी आप इसमें सिलेक्शन नहीं कर सकते, इसमें सिलेक्शन पॉसिबल है। ये 3 लो, 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 ठीक है, ऐसे लो, इसका y, इसका x, इसका y लो, चलेगा। इज इट क्लियर? इसमें से बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज बन सकती है, लेकिन ये फिक्स्ड है, ये दोनों B और C। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट वन देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 ऐसा बोला है, फिगर हमें दिया है, इफ u इज इक्वल टू ए आई प्लस बी जे और v इज इक्वल टू पी आई प्लस क्यू जे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, कौन सा करेक्ट है वो बताना है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि किसी भी वेक्टर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो पहले उसको टेल से टेल मिला दो। तो ये वेक्टर को मैं यहाँ पे ये इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, ये रहा वेक्टर v, ठीक है। तो ये वेक्टर u है, ये वेक्टर v है, मैंने यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। ये वेक्टर कौन सा है, ए आई प्लस बी जे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a कॉमा बी, a कॉमा बी, ठीक है। अभी ये वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, डाउनवर्ड है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है, कॉस, और कॉस का मीनिंग क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये रहेगा पॉजिटिव p, बट y कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव हो जाएगा माइनस क्यों, क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। देखो यहाँ पे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। अगर कोई एरो आपका इस हिसाब से होता तो वो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आता। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये डायरेक्शन उल्टी कर दो तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता। ओके, तो यहाँ से आपको दिखाई दे पड़ता है ए बी एंड पी आर पॉजिटिव, ए बी एंड पी आर पॉजिटिव, जबकि नेगेटिव कौन है, क्यू, क्यू इज नेगेटिव। समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? ओके, कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो तो इस हिसाब से बन सकता है, नोट इट डाउन। ओके, देखो यहाँ पे नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 28, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टू पर्सन्स ए एंड बी आर लोकेटेड इन एक्स वाई प्लेन एट द पॉइंट 0,0 एंड 0,10, ठीक है, ठीक है। 0,0 पे एक पर्सन ए है और 0,10 इसका मीनिंग होता है वाई एक्सिस पे एक पर्सन बी है। दिस वन इज पर्सन बी, दिस वन इज पर्सन ए। क्वेश्चन में ये पूछा है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 they start moving simultaneously with velocity va is equal to 2j। समझो यहाँ पे ये जो पर्सन है वो y x की डायरेक्शन में चलने की ट्राई कर रहा है और ये जो पर्सन है वो x x की डायरेक्शन में चलने की ट्राई कर रहा है। इसकी डायरेक्शन ये इससे पता चलता है ना, जो b है वो 2i कैप से चलता है तो b ऐसे x x की डायरेक्शन में चलेगा और ये जो a है वो y x की डायरेक्शन में चलेगा। नाउ सी हियर, आफ्टर टाइम t हमें ये कहा है the time after which a and b after their closest distance, closest का मीनिंग समझना, मिनिमम और मैक्सिमम, closest ये इसके नीचे अंडरलाइन करना, ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। closest distance इसका मीनिंग होता है मिनिमम डिस्टेंस। क्या होता है, मिनिमम, closest का डिस्टेंस होता है मिनिमम। ओके, मैं इसका क्या होता है मीनिंग वो समझाता हूँ। देखो यहाँ पे पहले थोड़ा सा कुछ सॉल्यूशन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। इनिशियल पे पार्टिकल यहाँ पे था, आफ्टर टी टाइम वो यहाँ पे पहुँचा। तो देखो यहाँ पे ये y कोऑर्डिनेट पे चल रहा है, ये इसकी नई पोजीशन है a डैश, पहले यहाँ पे था, ये इसकी नई पोजीशन है। तो देखो यहाँ पे x y एक्सिस पे चल रहा है तो x कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, 0। सोचो इसने यहाँ से t इंटरवल में इतना डिस्टेंस कवर किया विथ स्पीड a, तो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड va है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ va इंटू टाइम, खत्म। तो आफ्टर टी टाइम ए डैश की पोजीशन क्या हो गई, 0,VAT। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये जो बी पर्सन था वो ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, मीन्स एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये इसकी नई पोजीशन हो गई बी डैश। ये एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आएगा, वाई कोऑर्डिनेट तो 10 का 10 ही रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट पहले 0 था, वो यहाँ से यहाँ चला तो ये बन जाएगा डिस्टेंस वी बी इंटू टी। अरे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, तो वी बी इंटू टी। नाउ देखो यहाँ पे
ये लाइन खींच लो, ये इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस बन गया अभी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया L। तो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, L स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड 10th में आप पढ़ चुके हो। तो देखो यहाँ पे L स्क्वायर इज इक्वल टू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अभी VB और VA की वैल्यू आपके पास है, वैल्यू सिर्फ रखना, मैग्नीट्यूड की बात किया तो सिर्फ वैल्यू रखने की, ठीक है। तो यहाँ पे VB इज गिवन, VB भी 2 दिया है, VA भी 2 दिया है, ठीक है। रख दो यहाँ पे 2t होल स्क्वायर मीन्स 4t स्क्वायर, 2t माइनस 10 होल स्क्वायर मीन्स 4t स्क्वायर प्लस 100 माइनस 4tt। इज इट क्लियर? ओके। तो यहाँ से मुझे ये वैल्यू मिली L स्क्वायर इज इक्वल टू 8t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 100। आई होप समझ में आ रहा होगा। इज इट क्लियर? अभी देखो, कभी भी फिजिक्स में ऐसा वर्ड आए क्लोजेस्ट अप्रोच, अदरवाइज मिनिमा, अदरवाइज मैक्सिमा, तो वहां पे डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 लेने का। क्या लेने का? जिसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस बोला है तो डिस्टेंस से डिफरेंशिएशन कर दो, क्लोजेस्ट जो भी क्लोजेस्ट बोला है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो यहाँ बोला है क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है, क्लोजेस्ट डिस्टेंस L, इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या कहता है, L स्क्वायर पहले पावर का 2L होगा, यहाँ पे dl बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे 18t स्क्वायर, 8t स्क्वायर का क्या होगा 16t माइनस 40t क्या होगा 40, ठीक है। तो जब भी ऐसी बात होती है तो समझना dl बाई डी टी की वैल्यू क्या बनती है 0। जिसके भी ये चीज़ माइंड में डाल देना, बहुत वेरी वेरी मोस्ट IMP। मैंने आपको बताया था कभी भी क्लोजेस्ट अप्रोच, मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस ऐसा हो तो उसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू क्या लेने का 0। तो इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू मैंने 0 ले लिया, तो इस मेरे पास क्या बचा 16t माइनस 4t इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 40 अपॉन 16, सो 2.5 सेकेंड इज आवर आंसर। अरे समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? ओके, नोट इट डाउन। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 30, अच्छा क्वेश्चन है, नीट में एक बार पूछा गया है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स, देखो यहाँ पे मैंने कोई भी दो वेक्टर ले लिया ए बी, सम मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड का मीनिंग क्या होता है, वेक्टर को मॉड्यूलस में रखना होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का सम करना है, उसका मैग्नीट्यूड करना है। तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे ये दो वेक्टर का सम किया और उसका मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है। इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर, इज इक्वल टू क्या दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर, दिस टू क्वांटिटीज आर सेम, ऐसा बोला है। तो हमें पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, तो कुछ नहीं, मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे रखो, स्क्वायर करो तो भी चलेगा। अभी इसका मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है, अरे ये क्या है बच्चा, रिजल्टेंट वेक्टर तो है यार, हम लोग नहीं लिखते थे, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलता था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा मैग्नीट्यूड, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। देखा है क्या? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, आर की जगह पे ये लिख दो, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म फिर से रिपीट होगा, तो ये टर्म इज इक्वल टू ये भी आप लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2ab कॉस थीटा आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे जाने दो। सो 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या रिप्लेस करूँ तो आंसर 0 आएगा। तो कॉस 90 0, तो थीटा की जगह पे 90 आया, कॉस 90 0, थीटा की जगह पे क्या आ गया 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90। समझ में आया? अगर रेडियन में दिया है तो π/2, खत्म। इज इट क्लियर? ओके जो क्वेश्चन नंबर 29 है वो डॉट प्रोडक्ट के ऊपर है, मैं आपको डॉट प्रोडक्ट पहले सिखाऊंगा, बाद में हम वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो दीज आर योर क्वेरीज, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। नोट इट डाउन। ओके सो यहाँ पे आपकी क्वेरीज खत्म होती है और हम आगे बढ़ेंगे। ये भी टॉपिक हम डिस्कशन कर चुके हैं, इसके ऊपर MCQs हम डिस्कशन कर रहे हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देखा था हम लोगों ने, वहां पे देखा था मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, याद है क्या? ओके आइए उसके ऊपर हम थोड़े से MCQs सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट देर आर टू फोर्स वेक्टर, वन ऑफ 5 न्यूटन एंड अनदर इज 12 न्यूटन। दो फोर्स वेक्टर दिए है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन और 12 न्यूटन है। तो हमें ऐसा पूछा है कि जब रिजल्टेंट 17 न्यूटन आता है तो थीटा कितना होगा,
जब रिजल्टेंट 7 न्यूटन आता है तब थीटा कितना होगा, और जब रिजल्टेंट 13 न्यूटन आता है तब थीटा कितना होगा। इज इट क्लियर? तो आइए चलिए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर का तो एक ही फॉर्मूला है, आर स्क्वायर भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे a और b की जगह पे फोर्स वेक्टर दिया है f1 और f2, तो a इज इक्वल टू f1, b इज इक्वल टू f2, ये चीज़ ध्यान में रखना। रिजल्टेंट इज गिवन 17, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आर स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मीनिंग होता है 5 स्क्वायर, प्लस यहाँ पे होता है 12 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस थीटा। इज इट क्लियर? समझ में आया? ओके, नाउ सी हियर। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, देखो ये सॉल्यूशन है ना बहुत ही लंबा हो जाता है, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको यहाँ पे देता हूँ। ये सॉल्व करके भी आप एंगल ला सकते हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है। अगर मैं इसमें थीटा की जगह पे 0 रिप्लेस करता हूँ, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री इसमें रिप्लेस कर दो, तो 0 डिग्री रिप्लेस करूँगा तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिकॉज कॉस 0 1 रहता है। तो देखो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर मुझे मिल गया a प्लस बी, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या मिला, a प्लस बी। तो सोचो यहाँ पे वेरी वेरी मोस्ट IMP, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस बी। a कितना है 5, b कितना है 12, रिजल्टेंट कितना मिला 17, तो मुझे रिजल्टेंट 17 तो चाहिए था, तो कौन सा एंगल आया 0 डिग्री, खेल खत्म। अरे समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? देखो उस हिसाब से अगर मैं 180 डिग्री रिप्लेस करता हूँ, देखो यहाँ पे इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो रिजल्टेंट r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, क्योंकि cos 180 नेगेटिव 1 होता है, तो ये क्या बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा मेरे पास a माइनस बी। तो इसका आंसर क्या आएगा, r इज इक्वल टू a माइनस बी, a इज इक्वल टू, इसको a ले लो इसको b ले लो, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो बड़ा है उसको हम a ले लेंगे, ठीक है। तो इसको a ले लो, यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस 5, व्हाट इज़ द आंसर 7, तो हमें तो 7 ही चाहिए था, कौन सा एंगल पे आया 180 डिग्री पे आया, सो 180 डिग्री इज़ अवर आंसर। अरे समझ में आ रहा है क्या? ओके और सिमिलरली अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेता हूँ, कौन सी डिग्री लेता हूँ 90, तो r इज इक्वल टू क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि cos 90 0 रहता है, cos 90 क्या रहता है 0, ये चीज़ ध्यान में रखना, cos 90 की वैल्यू क्या रहती है 0, तो ये टर्म 0 हो गया, तो मेरे पास क्या बचा r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे रख दो यहाँ पे, सो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 25 प्लस 144 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13, तो हमें 13 न्यूटन तो चाहिए था, तो कौन सा एंगल पे आया थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 90 इज करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन में मैच कर लीजिए विच वन इज करेक्ट, पहले में आया 0, दूसरे में आया 180, तीसरे में आया 90, 0 180 90, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इज इट क्लियर? समझ में आया? पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन नंबर 2 इज वेक्टर ए इज गिवन एंड वेक्टर बी इज गिवन, हमें पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। पहले वेक्टर ए प्लस बी फाइंड करना है और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करना है। इजी क्वेश्चन है, वेक्टर ए प्लस बी मीन्स एडिशन कर दो, एडिशन में क्या होगा 4 + 6 10 i कैप और -3 + 8 तो +5 j कैप। इज इट क्लियर? ओके इसको आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस वन इज 10 i कैप और दिस वन इज 5 j कैप, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर। इज इट क्लियर? और ये आपको रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर ए के बीच का एंगल अल्फा, ये क्या बताएगा डायरेक्शन बताएगा, तो वहाँ पे काम आएगा। मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
10 स्क्वायर 100, 5 स्क्वायर 25, सो अंडर रूट ऑफ 125। 125 को 25 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5√5 इज़ अवर आंसर। ख़त्म। समझ में आया क्या? ओके, डायरेक्शन निकालनी है तो tan अल्फा से निकाल लो। tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट, ये रहा अपोजिट, तो अपोजिट ये साइड इक्वल होती है, तो यहाँ पे आएगा 5 अपॉन एडजेसेंट मीन्स 10, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5/10। ये जो tan है राइट हैंड साइड जाता है, tan इनवर्स हो जाता है। tan इनवर्स का मीनिंग देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं ना x इनवर्स इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में tan इनवर्स इज इक्वल टू 1/10x ऐसा नहीं होता, ये चीज़ ध्यान में रखना। ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जब इंटरचेंज होता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं tan इनवर्स। सपोज यहाँ पे साइन होता तो साइन इनवर्स, कॉस होता तो कॉस इनवर्स, सेक होता तो सेक इनवर्स, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, आपके लिए शायद नहीं होगी, नई चीज़ होगी ये। ओके, सो ऑप्शन में मैच कर लेना विच वन इज़ करेक्ट। इज इट क्लियर? अरे मज़ा आ रहा है क्या? एन्जॉय और नॉट? ओके, आइए देखो, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। हमें दिया है यहाँ पे 3 वेक्टर ओ ए, सर फिर से गोलमाल आ गया, OB और OC, ठीक है, और ये 45 एंगल, ये भी 45 एंगल। तो हमें पूछा है फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो देखो यहाँ पे बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ये रहा वेक्टर OA, ये रहा वेक्टर OC। अभी इसको भूल जाओ, ये मेरे पास नहीं है, ऐसा सोचो। ठीक है, देखो यहाँ पे ये OA, ये OB, तो सीधी बात है ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे निकलेगा। अरे ये वेक्टर A है, ये वेक्टर C है, ये दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे निकलेगा। और ये रेडियस R दे रखी है, तो ये भी R हुआ कि नहीं, ये भी R हुआ कि नहीं। इसका मीनिंग क्या होता है? OA इज इक्वल टू R, OB इज इक्वल टू R, और ये दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा? R डैश इज इक्वल टू, अब भी पिछले MCQ में देखा, अगर 90 पे है तो R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दोनों सेम है। व्हाट इज द आंसर? √2R। नाउ सोचो, ये रहा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर R डैश, कितना मिला? √2 इंटू R। सर पर ये वेक्टर तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ये 45 रिजल्टेंट 45 डिग्री पे ही होगा क्योंकि एंगल 90 है, और ये वाला वेक्टर भी यहाँ पे है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? R डैश और ये वाला वेक्टर R, दोनों की डायरेक्शन सेम है, मीन्स इसी एक्सिस पे एक दूसरा वेक्टर भी है जिसको हम बोलेंगे OB। तो हमें R नेट फाइंड करना है, तो R नेट इज इक्वल टू ये √2R वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर R, दोनों में से R को कॉमन निकाल दो, √2 प्लस 1 इंटू R। अगेन एक बार देखो सर, एक ही लाइन पे कोलिनियर वाला वेक्टर टाइप बताया था मैंने आपको। व्हेन 2 वेक्टर्स आर ऑन अ सेम लाइन, तो उसको हम बोलेंगे कोलिनियर वेक्टर। तो ये लाइन पे 2 वेक्टर आ गए। कौन वेक्टर आ गया? एक तो ये दोनों का रिजल्टेंट और ये वाला OB। ठीक है, तो 2 वेक्टर एक ही लाइन पे, तो कोलिनियर है, एडिशन करना है तो दोनों का एडिशन कर दो, √2R प्लस R, खत्म। दिस वन इज योर आंसर। समझ में आया क्या? अच्छे से समझना, 2 बार प्रैक्टिस करना इसकी। ओके, नोट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा बोला है, देयर आर 2 इक्वल वेक्टर इंक्लाइन एट 120 डिग्री, देन फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। बहुत ही ईजी है। 2 इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर का मीनिंग क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड भी P होगा और इसका मैग्नीट्यूड भी P होगा। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? R नेट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। यहाँ पे ध्यान रखना cos 120 आएगा और cos 120 की वैल्यू नेगेटिव हाफ होती है। ठीक है, दोनों वेक्टर सेम है तो A की जगह पे भी P और B की जगह पे भी P रिप्लेस कर दो। सो P स्क्वायर प्लस 2 P इंटू P स्क्वायर cos 120। cos 120 माइनस हाफ रहता है तो हाफ हाफ कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस P स्क्वायर आ जाएगा। P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, ये कैंसिल। सो व्हाट इज द आंसर? P। एक चीज़ नोट करके नीचे लिख लेना, व्हेन 2 वेक्टर्स आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन देम 120 डिग्री, देन रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू दैट फोर्स ओनली। देखो वही P आंसर आ गया हमारा। समझ में आ रहा है? 120 डिग्री पे वही फोर्स लगेगा, की पॉइंट है ये, ध्यान में रखना। ओके, नाउ
क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट देर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एंड ऐसा बोला है कि ये जो F1 है ना वो लाई अलोंग x इज इक्वल टू 0, ये है वो x इज इक्वल टू 0 पे है। इसका मीनिंग क्या होता है कि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो y डायरेक्शन में लग रहा होगा। सो F1 इज इक्वल टू 1 j कैप, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये x डायरेक्शन में लग रहा होगा। F2 इज इक्वल टू 2 i कैप, तो हमें ये पूछा है व्हाट इज द रिजल्टेंट, दोनों का एडिशन कर दो, j कैप प्लस 2 i कैप, खत्म। समझ में आया? लॉजिकल छोटी छोटी बात है वो ध्यान में रहनी चाहिए, इसके ऊपर एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा कहा है द फॉलोइंग फोर्सेस स्टार्ट एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एट रेस्ट। इतने फोर्स जो पार्टिकल रेस्ट पे है उसके ऊपर लग रहा है। अरे मैं पार्टिकल हूँ, मेरे ऊपर इस डायरेक्शन में से यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो मैं कौन सी डायरेक्शन में मूव करूँगा, तो ये इसका एडिशन करूँगा, ये सभी फोर्स का क्या करूँगा, एडिशन। एफ नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, ठीक है। तो इसका एडिशन करो, तो एडिशन करने से मुझे पता चलता है ये 5 प्लस 2 7 और ये 4 3 7, ये -7 प्लस 7, तो x डायरेक्शन को ख़त्म, x में तो मैं मूव करूँगा ही नहीं। अभी इसका एडिशन करो, 8 प्लस 4 12 और 5 प्लस 3 8, तो यहाँ पे आएगा प्लस 4 j कैप, ओके। यहाँ पे आएगा 11 और 9, यहाँ पे आएगा प्लस 2 k कैप। तो कौन सी डायरेक्शन आई, j और k, तो मैं कौन सी डायरेक्शन में मूव करूँगा, y z प्लेन में मूव करूँगा, ऐसा भी आपको बोलेंगे। क्या है क्वेश्चन में ऑप्शन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, एक्स एक्सिस, तो हमारा आंसर आएगा वाई जेड प्लेन। मैं कौन सा प्लेन में मूव करूँगा, वाई जेड प्लेन में मूव करूँगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम? इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, नोट इट डाउन। ओके, देखो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ऐसा पूछा है कि सपोज देर आर टू वेक्टर ए एंड बी, इसका एडिशन, इसका रिजल्टेंट वेक्टर R1 है, मीन्स वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ये R1 है इसका रिजल्टेंट वेक्टर। अगर मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्ट कर दूँ, रिवर्ट मीन्स उल्टी कर दो, तो इसकी डायरेक्शन अगर मैंने उल्टी कर दी तो ये B है, डायरेक्शन में चेंज आएगा, -B बन जाएगा, A तो एज इट इज़ रहेगा, तो इसका रिजल्टेंट बनेगा वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ठीक है। और इसका रिजल्टेंट वेक्टर है R2। तो हमें ये पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो हमें इसकी वैल्यू तो पता है, R1 स्क्वायर मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं हम लोग, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये किसकी बात की हमने, इसकी बात की, तो R2 की बात करो। तो मैंने बोला था इसमें सिर्फ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा, खत्म, ये कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस वन इज अवर आंसर। अरे समझ में आया क्या? समझ में आया लॉजिक? ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा कहा है देर आर टू फोर्स वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इक्वल है FF और इसके बीच का एंगल दिया है 60 डिग्री और रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे दिया है, तो ये फोर्स कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो फिर से वही कंसेप्ट क्या है, R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये स्क्वायर रूट अगर मैं यहाँ से हटा लूँ तो यहाँ पे R स्क्वायर बन जाएगा क्या, वेक्टर R इज़ गिवन, तो इसका स्क्वायर कर दो, 40√3 इसका स्क्वायर, A स्क्वायर सेम F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 60। समझ में आया क्या? कॉस 60 हाफ होता है, सो ये बन गया 4 का स्क्वायर 1600 इंटू 3 इज इक्वल टू 3F स्क्वायर, ये हाफ बन गया, ओके, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, सो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 3F स्क्वायर, सो F स्क्वायर इज इक्वल टू 1600, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो F इज इक्वल टू हमारा आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 1600 मीन्स 40 न्यूटन। इज इट क्लियर? ये भी 40 न्यूटन, ये भी 40 न्यूटन, तो रिजल्टेंट आपको इतना मिलेगा। अरे समझ में आ रहा है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? देखो अगर आप लॉजिकली सोचो तो भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये 40 न्यूटन है, यहाँ पे ये 40 न्यूटन है, ठीक है। अगर फोर्स इक्वल है तो हमारे पास आंसर रहता था, आपको पता है, तो √3 इंटू F 60 डिग्री पे, याद है क्या?
अगर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, दोनों वेक्टर सेम है, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहता था, √3 इंटू दैट वेक्टर। ओके, तो देखो इसको इसके साथ कंपेयर करो तो √3 तो आ गया, तो फोर्स कितना आया 40, खत्म। समझ में आया, लेकिन ये लॉजिक आपका चलना चाहिए तो आंसर आ जाएगा फटाफट। ओके, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे क्या कंडीशन होती है, 90 पे क्या होती है, 60 पे क्या होती है, तो 60 पे ये वाली होती है √3 इंटू एफ। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, थीटा 60 है तो मैग्नीट्यूड सेम थीटा 60, और रिजल्टेंट हमें इतना मिलता था √3 इंटू एफ, तो √3 तो है ही, एफ इज इक्वल टू क्या मिला 40, खत्म। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। देखो क्वेश्चन नंबर 12, बीच में थोड़े थोड़े आप भी ट्राई करना, क्योंकि सब मैं करूँगा तो आप क्या करोगे। ओके, देखो यहाँ पे इसमें ऐसा दिया है, दिस वन इज़ वेक्टर ए, दिस वन इज़ वेक्टर बी, और ये रहा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर सी। तो वेक्टर सी इज इक्वल टू ये एडिशन, और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एक कंडीशन ऐसी दी है ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो हमें ये पूछा है व्हाट इज़ द, ये सी, ये बी को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, ये बी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं ना, ये वाला बी, ये वाला सी। तो हमें ये पूछा है व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। देखो करते हैं यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या होता है, वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो सीधी बात है मैग्नीट्यूड का यूज़ करना पड़ेगा। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अरे समझ में आया क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। नाउ सी हियर, सी की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दो, सो वी विल राइट ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये कंडीशन में दिया है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इसका एक्सपांसन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये पूरा टर्म है, ये अकेला है, तो ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये साथ में है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास, 2ab इज इक्वल टू 2ab कॉस थीटा। इज इट क्लियर, 2ab से 2ab कैंसिल, सो कॉस थीटा का आंसर क्या आया 1, तो थीटा क्या रखूँ तो मेरा आंसर 1 आएगा। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ऑप्शन में चेक कर लेना विच वन इज़ करेक्ट। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ओके, समझ में आया क्या किया मैंने, वो अच्छा एग्जाम्पल था। क्वेश्चन नंबर 12, नोट इट डाउन। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 18 में ऐसा दिया है, देयर आर 2 यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर देखो यहाँ पे, इफ़ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर। 2 यूनिट वेक्टर है, मैंने ले लिए a1 कैप, ये यूनिट वेक्टर को डिफाइन करता है। द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज़ अ यूनिट वेक्टर, इज़ अ यूनिट वेक्टर, तो ये दोनों यूनिट वेक्टर है, इसका जो सम मिलता है वो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो इसका सम मुझे मिलता है 1। ठीक है, तो ये इट इज़ वन टाइप ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सम का तो कैसे करते हैं, अंडर रूट ऑफ a1 कैप स्क्वायर, बट a1 कैप की वैल्यू 1 रहती है, सो 1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 a1 a2, 1 इंटू 1 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। अगेन एक बार समझना, जब भी कभी ऐसा बोले तो सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर a1 कैप, इसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है, क्या रहता है 1। ठीक है, तो इस ये अभी वेक्टर है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालते हैं। ओके, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 1 1 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, 2 1 1 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर, समझ में आया क्या। ओके, सो ये स्क्वायर रूट यहाँ पे हटा दो, 1 हो जाएगा, सो 1 प्लस 1 2, ये 2 राइट हैंड साइड चला जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, सो 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -1, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2। मैंने अभी बताया थीटा की वैल्यू -1/2 कब आती है, 120 डिग्री पे। ओके, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस, देन मैग्नीट्यूड डिफरेंस इज, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस फाइंड करो। एडिशन दिया है, डिफरेंस फाइंड करना है, तो देखो डिफरेंस क्या होगा, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, सेम फॉर्मूला, सिर्फ प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस, सो 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू उठा के रख दो, यहाँ पे -1/2 है हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, व्हाट इज़ द आंसर, √3 इज़ अवर आंसर। समझ में आया, बहुत ही बढ़िया,
एग्जाम्पल था, 2 स्टार बोल सकते हो इसको आप। ओके, समझ में आ रहा है क्या? आइए क्वेश्चन नंबर 19। तो पहले है ना, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन निकले ना तो पहले इसके रिजोल्यूशन कंपोनेंट निकाल लो। सर कंपोनेंट कैसे निकाले? तो पहले देखो हम एक्स कंपोनेंट निकालते हैं। कौन से कंपोनेंट निकालते हैं? एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट मीन्स इसको डिवाइड कर दो। देखो यहाँ पे एक्स कंपोनेंट तो 1 न्यूटन 60 डिग्री पे है, तो ये रहेगा 1 cos 60, ये रहेगा 1 sin 60। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, ठीक है। अभी ये 4 न्यूटन 30 मीन्स जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको हम कॉस बोलते हैं, तो ये रहा 4 cos 30, ये रहा 4 sin 30, ठीक है। जिस क्वाड्रेंट में वेक्टर है उस एक्सिस पे, देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये रहा 2 न्यूटन 30 डिग्री पे, ये रहा 2 cos 30 डिग्री, और इसी डायरेक्शन में एक दूसरा आएगा 2 sin 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? अभी मुझे x कंपोनेंट निकालने हैं, तो x एक्सिस को पकड़ो। तो x एक्सिस पे ये रहा, जो पॉजिटिव साइड है वो पॉजिटिव, नेगेटिव साइड है वो नेगेटिव। तो ये रहा मेरे पास 1 cos 60 प्लस 2 sin 30, और ये रहा -4 sin 60, ख़त्म, ठीक है। cos 60 की वैल्यू क्या रहती है? 1/2 इंटू 2। sin 30 की वैल्यू क्या रहती है? sin 30 की वैल्यू रहती है 1/2 माइनस 4 एज इट इज़। sin 60 की वैल्यू क्या रहती है? √3/2। तो यहाँ पे आएगा sin 60 है क्या? cos 60 है और 2 sin, हाँ ये रहा 4 sin 30 आएगा यहाँ पे। ये 4 cos 30 और sin 30 आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? 4 sin 30। ये मेरी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे sin 30 की वैल्यू क्या रहेगी? हाफ। ओके, इसका सॉल्यूशन कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बन गया हाफ, ये बन गया 1 माइनस ये बन गया 2। तो ये रहा हमारा 2 1 + 2 + 1, 3/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 2 = 4, 3 - 4 1 -1/2। व्हाट इज़ द आंसर? -0.5। हमारा x कंपोनेंट हमें मिल गया -0.5। समझ में आया क्या मैंने क्या किया? वो देखो यहाँ पे x कंपोनेंट फाइंड करना है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। तो ये दोनों पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, वैल्यू रिप्लेस कर दो, जो भी आया वो आपका आंसर, ठीक है। अगर सिमिलरली y कंपोनेंट फाइंड करना है, ये दोनों पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। ओके, अभी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 3 forces एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर शोन इन द फिगर टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग वाई डायरेक्शन। हमें ओनली रिजल्टेंट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में चाहिए? वाई डायरेक्शन। समझना, अभी वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स चाहिए तो सिग्मा Fx = 0 ले लो। ओके, अगर x डायरेक्शन में पूछा है तो सिग्मा Fy = 0 ले लो, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके पास, ठीक है। तो हमें ऐसा पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड। तो एडिशनल फोर्स मैग्नीट्यूड, एडिशनल कितना फोर्स हमें नीडेड रहेगा वो हमें फाइंड करना है। ऑप्शन से √3/4, √3, 0.5 और 1.5। देखो यहाँ पे 0.5 आपको दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगर यहाँ पे x एक्सिस बोला होता तो आप सिग्मा y = 0 ले लेते। इज इट क्लियर? ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, समझ में आया क्या? यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेट रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे? x एक्सिस की डायरेक्शन में 0.5, यहाँ पे ऐसे लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स x में 0.5 लग रहा है। मुझे नेट कौन सी डायरेक्शन में चाहिए? मुझे नेट चाहिए y डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे तो x डायरेक्शन में 0.5 लग रहा है, तो मुझे इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तब भी नेट फोर्स y डायरेक्शन में मिलेगा। अरे एक नेट तो y डायरेक्शन में लग ही रहा है। अगर x डायरेक्शन में 0 लग रहा होता तो नेट यहाँ पे मिलता, लेकिन x डायरेक्शन में लग रहा है कितना? 0.5। अगर मैं इतना ही 0.5 अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूँ, ये नेगेटिव मिला, इतना ही 0.5 अपोजिट डायरेक्शन में लगा दूँ तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। अभी नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में मिला चेक करो, वाई। तो मुझे वही पूछा था क्वेश्चन में। समझ में आया? क्वेश्चन में क्या पूछा था? द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग द वाई डायरेक्शन। मुझे वाई डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाना है तो मिनिमम द मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड। ओके, तो एडिशनल फोर्स मुझे एडिशनल कौन सा नीडेड होगा? तो यहाँ पे x इतना -0.5 लग रहा है,
ठीक है। तो इस इतना एडिशनल इस डायरेक्शन में दूंगा तो ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा और रिजल्टेंट मुझे वाई डायरेक्शन में मिल जाएगा। अगेन एक बार देखो बच्चा लोग, समझ में नहीं आया तो मुझे रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, वाई। रिजल्टेंट ओनली वाई, एक्स नहीं आना चाहिए, लेकिन मैंने फाइंड किया एक्स कंपोनेंट, तो एक्स कंपोनेंट का रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है, कितना आ रहा है, -0.5। ओके, अभी ये दोनों का रिजल्टेंट मैं करने जाऊंगा ना तो यहाँ पे निकलेगा, लेकिन रिजल्टेंट मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। अगर ये रिजल्टेंट नहीं चाहिए तो इसको कैंसिल करना होगा। अगर इसको कैंसिल करना है तो इतना ही फोर्स यहाँ पे लगाना होगा। कितना फोर्स लगाना होगा, 0.5। तो -0.5 + 0.5 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, मीन्स ये निकल गया। अभी खुद का रिजल्टेंट वाई डायरेक्शन में ही मिलेगा। अरे समझ में आया क्या, इज इट क्लियर? ओके, नोट इट डाउन। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 29, ये बहुत सारी एग्जाम में पूछा है, रूरकी IIT AI ठीक है, केरला PET। क्वेश्चन में ऐसा कहा है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट 18। ओके, देखो यहाँ पे दो वेक्टर है, वेक्टर A और वेक्टर B। इसका रिजल्टेंट मीन्स सम हमें दिया है 18, मीन्स दिस वन इज गिवन A + B = 18, इक्वेशन नंबर 1। और ऐसा बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, समझना ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है, ये वाला रिजल्टेंट सर ऐसे परपेंडिकुलर ही क्यों ड्रॉ किया, तो क्वेश्चन में दिया है कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो रिजल्टेंट वेक्टर इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। तो याद करो मैंने आपको बोला था, सपोज दिस वन इज वेक्टर A, दिस वन इज वेक्टर B एंड दिस वन इज रिजल्टेंट वेक्टर R। तो वेक्टर A और B के बीच के एंगल को हम थीटा बोलते थे, रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर A के बीच के एंगल को हम क्या बोलते थे, अल्फा। और उसकी वैल्यू थी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में देख लेना, tan α = B sin थीटा अपॉन A + B cos थीटा, अगर आपको याद नहीं है तो। इज इट क्लियर? और यहाँ पे हमें ये एंगल अल्फा 90 दिया है, परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है 90, तो यहाँ पे 90 रख दो, तो यहाँ पे आ गया tan 90 = B sin थीटा अपॉन A + B cos थीटा। ठीक है, नाउ सी हियर, tan 9 यहाँ पे इसको लिख दो, A + B cos थीटा B sin थीटा अपन tan 90। tan 90 इन्फिनिटी होता है, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो A + B cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ये चीज़ मुझे आपको समझानी थी, A + B cos थीटा क्या मिलेगा, 0। की पॉइंट करके लिख देना, कभी भी ऐसा दिया हो रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री तो A + B cos थीटा क्या रहेगा, 0। नाउ सी हियर, ओके। उसने क्या बोला है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड उसने दिया है 12। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रिजल्टेंट वेक्टर ये R, तो R = √A² + B² + 2AB cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये हमारे पास नहीं था, ठीक है, तो ये वैल्यू गिवन है 12। अभी cos थीटा मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे मुझे ये तो दिया है tan α = B sin थीटा अपॉन A + B cos थीटा। अल्फा की वैल्यू 90 रख दो, B sin थीटा अपॉन A + B cos थीटा, तो A + B cos थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। तो यहाँ से मुझे देखो cos थीटा मिल गया -A/B, तो यहाँ पे cos थीटा की जगह पे -A/B रख दो। ठीक है, और ये रूट हटा के मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो 12² हो गया। A² + B² + 2AB cos थीटा की वैल्यू -A/B, प्लस माइनस माइनस होता है, तो देखो यहाँ पे B से B कैंसिल, -2A², A² -2A², तो -A² बचेगा, B² तो है ही मेरे पास, और 12² यहाँ पे आएगा 12²। इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? सो A² -A² + B² = 12²। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अभी ये सॉल्यूशन आपको करना है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा A = 5 और B = 13 बाय यूजिंग 10th में जो आप मेथड करते थे उस हिसाब से कर सकते हो। इज इट क्लियर? समझ में आया कंसेप्ट क्या बोलता है वो? ओके, बहुत ही बढ़िया से एग्जाम्पल निकलते हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वो सीखना है आपको, प्रैक्टिस करना, जितनी भी प्रैक्टिस हो उतनी प्रैक्टिस करना, अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, सो प्लीज़ पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। आज फिर से मैं आपको 30 MCQ की शीट देने वाला हूँ, उसमें से जितने MCQs आए वो ट्राई करना, सर्च करना। ओके, कहीं से भी गूगल है, वहाँ पे सर्च करना, समझना, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से क्वेरी आपको सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, नोट इट डाउन।